तो नेहरू हीरो या फिर विलन, क्योंकि जब अब बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की होती है तो उसके मायने अलग हो जाते हैं। सियासत किस तरीके से उस पर लगातार हो रही है, इस पर हम बात करेंगे और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप उन्हें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी भी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत करना चाहती हूं मैं एबीपी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत हम करेंगे शशि शेखर जी आपके साथ, क्योंकि आज अगर इस बहस का जन्म हुआ है तो वो आप ही के एक आर्टिकल की बदौलत, क्योंकि आपने जो आर्टिकल लिखा जिसमें आपने ये बताया कि नेहरू नायक या खलनायक, जिसके बाद अब ये सवाल तो उठ रहा है बहुत। मैं आपका वो आर्टिकल पढ़ रही थी, बहुत वाजिब चीजें आपने उसमें लिखी हैं। आपने 1947 का वो दौर याद कराया और आपने कहा कि जब आलोचक बात करते हैं तो इन तमाम चीजों को दरकिनार कर देते हैं, उन बातों को दरकिनार कर देते हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान आज यहां पर है। शिरीन, धन्यवाद इस बहस का श्रेय मुझे देने के लिए। लेकिन मैंने बहस शुरू करने के लिए ये आर्टिकल नहीं लिखा था। चूंकि आज नेहरू जी की जयंती थी तो मुझे लगा कि मैं उनको और अपने पाठकों को याद दिलाऊं कि नेहरू का कुछ अवदान था। देखिए, आज सवेरे से ट्विटर पर जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो ठरकी दिवस ट्रेंड कर रहा है। अब तक लगभग 91,000 लोग ट्वीट कर चुके हैं जो नेहरू की खासी लानत मलामत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप याद करें, 2 अक्टूबर को नाथूराम गोडसे अमर रहे ट्रेंड कर रहा। मुझे उन लोगों पर जो ट्वीट कर रहे हैं, ट्विटराटीज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि इतिहास पुरुषों को अपने तरीके से आंकने की आजादी एक लोकतंत्र में हमेशा सबको रहनी चाहिए। तो वो जो सोचते हैं उन्हें वो कहने को स्वतंत्र है और उनकी राय पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास आगे बढ़ता है और जो लोगों का कृतित्व या व्यक्तित्व होता है उसको अलग अलग तरह से आंकता है। ये तो थी एक बात। लेकिन मैं नेहरू के लिए हमेशा ये कहता हूँ, या किसी भी व्यक्ति के लिए, कि आप तो लौट के उस युग में जाना पड़ेगा। समय, काल और कृतित्व का आकलन तभी हो सकता है जब हम उस वक्त के दौर में एक बार सांस लेने की कोशिश करें। नेहरू का समय कैसा था? आग लगी हुई थी, पूरा उत्तर भारत जल रहा था। जो लोग आए थे वो दूसरे लोगों को नहीं देखना चाहते थे, अपने ही देश में वो अजनबी हो गए थे और 1 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। इंसानी इतिहास की ये सबसे बड़ी त्रासदी थी और उस त्रासदी के वक्त में जो भी प्रधानमंत्री बनता उसके सामने सबसे बड़ा संकट तो ये था कि इस आग को बुझाए कैसे। आग को बुझाने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत होती है वो तो थे ही नहीं हमारे पास। रेलवे के इंजन नहीं थे हमारे पास, शहर जो थे उनका एक अलग तरीके का हाल था, उनकी सीमाएं थी, खजाना खाली पड़ा हुआ था। लेकिन 5 बरस बाद के चीजों को आप देखिए, देश सेटल हो चुका था। 0.72% का जो जीडीपी छोड़ के अंग्रेज गए थे वो 3.8% पे पहुंच गया था। अपने आप में नेहरू एक चीज की स्थापना करने में कामयाब हुए जिसे भारतीय लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन नेहरू ने हमेशा सब कुछ अच्छा किया हो ये मैं बिल्कुल नहीं मानता। वो चाइना को समझने में नाकाम रहे। शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और वहां प्लेबिसाइट की बात करना उनकी गलती थी। मुझे लगता है हिंदू कोड बिल जब उन्होंने पास किया तो उन्हें उसके साथ साथ उन्होंने या उनके मंत्रिमंडल ने जिसकी शुरुआत की उसके साथ साथ उनको अन्य जो अल्पसंख्यक समुदाय थे उस पर भी ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक के लिए कानून नहीं बन सकता। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे। तो एक और बात, जो 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 वंशवाद का आरोप लगता है उसकी शुरुआत भी नेहरू के टाइम में ही। तो इन चीजों को जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नेहरू खलनायक थे। अगर कोई नायक नहीं मानना चाहता तो वो ना माने। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, भारतीय समाज में कुछ नई बहसों की शुरुआत हुई। हमें उन बहसों को भी स्वस्थ तरीके से लेना चाहिए ताकि हमारी नजरों के सामने पड़े तमाम तरह के पर्दे हट सके। बस मैं शुरुआत में इतनी ही बात कहना चाहता हूँ। अच्छा शशि शेखर जी, आप ही के आर्टिकल में इस बात का जिक्र है, आपने इस बात का जिक्र किया है कि पंडित नेहरू के अपने मतभेद रहते थे अपने कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी, कैबिनेट के लोगों के साथ भी उनके मतभेद थे, यहाँ तक कि राष्ट्रपति के साथ भी उनके मतभेद हुए थे। लेकिन बावजूद इनके वो सबको साथ लेकर चलते थे, ऐसा देखा जाता रहा था उस वक्त पर। लेकिन आपने एक और बात का जिक्र किया कि लेकिन इंदिरा गांधी के आने के बाद से कांग्रेस में इस तरह का बदलाव देखा गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के बाद से जो दुर्दशा शुरू हुई थी या जो बुरा समय कांग्रेस के लिए शुरू हुआ था
वही वजह है कि आज कांग्रेस यहां पर आ गई है कि नेहरू जयंती पर कांग्रेस के अलावा कोई नहीं था नेहरू जयंती मनाने के लिए। यहाँ भी शायद हम गलती कर रहे हैं शीरीन, क्योंकि हम 1975 या 1970 के समय को हम 1950 में लिया। 20 साल बहुत होते हैं आगे बढ़ने के लिए। राजनीति ने एक शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं इंदिरा गांधी ने क्या किया मैं उसकी बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन नेहरू के साथ सर्टेन बातें थी। नेहरू एक ऐसे मंत्रिमंडल में, नेहरू कोई वहां स्वयंभू नेता नहीं थे। वो ऐसे नेता नहीं थे कि वो कुछ भी बोलते सब मान लेते। उस मंत्रिमंडल को देखिए, अम्बेडकर, उस मंत्रिमंडल को देखिए, पटेल, गोविंद वल्लभ पंत। तो वो मंत्रिमंडल एक बहुत जबरदस्त लोगों का मंत्रिमंडल था, और वो मंत्रिमंडल में जरूरी नहीं था कि सब लोग एक मत चलते हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर मंत्रिमंडल ने कुछ फैसले लिए, समूची पटेल, मैं पटेल का नाम गलती से भूल गया, सबसे पहले उनका नाम लेना चाहिए था, ऐतिहासिक अवदान है जी। तो अगर हम इन सारे लोगों को मिलाकर देखें तो नेहरू के लिए अपने आप में एक पार्टी के अंदर से भी उन्हें परेशानी होती थी। पुरुषोत्तम दास टंडन उनके शहर से आते थे, उनकी बिना मर्जी के कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उन्हें जाना पड़ा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की और आज कश्मीर के बदलावों के जो स्वप्न दृष्टा थे, वो भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा। तो ऐसा नहीं था, लेकिन नेहरू से लड़कर हटने या हटाने में एक समय लगा। इंदिरा जी का जो टाइम आया तो उन्हें गूंगी गुड़िया के तौर पर द्वारिका प्रसाद मिश्र ने पेश किया, लेकिन उसके बाद आप देखिए इंदिरा गांधी जैसे जैसे स्ट्रांग होती गई, वैसे वैसे उन्हें लगा कि मुझे अपनी फॉलोइंग बनानी चाहिए, क्योंकि शायद अपने पिता की को उन्होंने परेशान होते हुए तीन मूर्ति भवन में देखा हो। तो वो चूंकि उनकी उस समय उनके साथ रहती थी, उनकी पॉलिटिकल यात्रा को देख रही थी, तो उन्होंने एक नई तरह की राजनीति का शुरुआत की। और ये शुरुआत सिर्फ वही नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियों में भी फिर आगे वही होने। इसीलिए बिल्कुल सर, और इसीलिए बहुत बड़ी बात आप यहाँ पर कह भी रहे हैं, और इसी को लेकर सवाल ये भी उठता है कि क्या हम नेहरू को इस तरीके से खारिज कर सकते हैं कि उनकी जयंती पर, उनके इस बड़े दिन पर, कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा दिन है ही, लेकिन क्योंकि हमने हमेशा पहले हीरो के तौर पर नेहरू को याद किया है, तो क्या अब हीरो से यहाँ पर विलन बन गए हैं? अवनीश अवस्थी, नेहरू हीरो या विलन? मैं अवस्थी साहब से 1 मिनट की इजाजत चाहूंगा, बस एक चीज बोलना। अवस्थी जी 1 मिनट, उसके बाद आप बोले प्लीज। मैं अक्सर ये भी सोचता हूँ, नेहरू जी की बेटी इंदिरा नहीं होती और इतने लंबे समय तक फिर राजीव गांधी और वो राज्य नहीं करते, तो क्या नेहरू इसी तरह से याद किए जाते बरसों बरस तक एक जननायक के तौर पर? ये एक सवाल है जिसे मैं छोड़कर दुबे जी और अवस्थी जी की बात सुनना चाहूंगा। ठीक है, अवनीश अवस्थी जी। शीरीन जी, शशि शेखर जी ने जो आखिरी वाक्य बोला, उससे सारी आज की बहस का सूत्र वाक्य है। नेहरू जी क्या कांग्रेस के नेता के रूप में याद किए जाते रहे? अगर उनके परिवार के सदस्य ना होते तो भी क्या बाकी के कांग्रेसी नेता जवाहरलाल नेहरू को उसी रूप में याद करते, क्या स्मरण करते? ये एक बहुत बड़ी बात है। आज भी आप जानते हैं इस बात को, और इसमें कोई खुलासा करने वाली ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक ब्लंडर्स की बात है, शशि शेखर जी ने शेख अब्दुल्ला की बात की और चीन के साथ उसको समझ नहीं पाई ये बात की। लेकिन एक बात बताइए, कोई ऐसी, देयर इज़ अ बुक 97 ब्लंडर्स ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, इट्स अवेलेबल। मैं उन 97 की बात नहीं करूंगा, और ना ये कहूँगा कि खारिज किया जा सकता है, कि खारिज तो इंद्र कुमार गुजराल और एच डी देवगौड़ा को भी नहीं किया जा सकता। जो इस देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं उनमें से किसी को भी खारिज करने की बात नहीं है। बात आज निष्पक्ष होकर के, निरपेक्ष होकर के आज जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उन पर विचार करने की कि उनकी जड़ क्या है। पहली बात जो सबसे बड़ी मैं मानता हूं कि जब पूरी कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल के पक्ष में मत दिया था और नेहरू जी को मत नहीं मिले थे, नेहरू जी को प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था। ये नहीं होता कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार कर लिया। लोकतंत्र कांग्रेस में उससे पहले जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तब वो हटे, उनको इस्तीफा देना पड़ा किसी की इच्छा के बिना। उसके पश्चात सरदार पटेल को सर्वाधिक मत मिले प्रधानमंत्री पद के लिए, वो उनको छोड़ना पड़ा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और तो और यूनाइटेड नेशंस में 5 स्थायी सदस्यों में से 1 सीट भारतवर्ष को ऑफर हुई, और वो उन्होंने किसको दी? चीन को दी।
उस चीन को दी जो 38,000 किलोमीटर जमीन ले गया। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां तो कुछ बंजर भूमि थी। संसद में दिया गया जवाब है प्रकाशवीर शास्त्री को, और उसके बाद प्रकाशवीर शास्त्री ने क्या कहा वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लगातार विजय जी मुझे एक बात बताइए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नायक और खलनायक के बीच की ये इसका इतिहास में कहीं जिक्र है, और इसी को लेकर तो फिर उठता है ना, इसी को लेकर ये बात उठती है ना कि आखिर इस तरह का दुष्प्रचार क्यों? हाँ, इतिहास में जिक्र है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो इतिहास में जिक्र है। शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है, शशि थरूर ने अपनी किताब में लिखा है कि इंडिया भारतवर्ष को सीट ऑफर हुई थी जो चाइना को दी गई। ये शशि थरूर ने लिखा है। मैं किसी और अखबार की बात नहीं कर रहा हूं। नंबर एक बात। नंबर दो बात, ये संसद के सवाल जवाब में, संसद की कार्यवाही में है कि प्रधानमंत्री ने उस समय क्या जवाब दिया। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा अभय कुमार दुबे जी से जवाब सोशल मीडिया पे बिना किसी उसके चलती, उसमें तो बहुत सारी बातें चलती हैं। ठीक है अभय कुमार दुबे जी, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए। मतलब अगर आज ये प्रश्न उठ रहा है, ये प्रश्न उठ ही क्यों रहा है कि नेहरू हीरो या विलन, जिम्मेदार इसके लिए कौन है? कांग्रेस को आकलन नहीं करना चाहिए इसे लेकर? देखिए, नकारात्मकता, निराशा है, वो अक्सर अपनी प्रसिद्धि को बड़ा बनाने के लिए बड़े कद के लोगों पर पत्थर फेंका करते हैं। पंडित नेहरू कहा करते थे कि आप तस्वीर के चेहरे को दीवार की तरफ मोड़कर इतिहास का रुख नहीं बदल सकते हैं। ये दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जवाहर का अर्थ होता है रत्न और मणि। भारत के गौरवशाली इतिहास की मुकुट में जड़ा हुआ मणि है नेहरू जी, और वो रत्न जिसका ओज और जिसकी चमक आज भी विश्वव्यापी है। ये जिन तीन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मैं चाहता था कि कुछ विस्तार से उनके कामों पर आज प्रकाश डालता कि कैसे उन्होंने IITs, IIMs, हॉस्पिटल्स, डैम्स बनाए, यहां तक कि आज जो महामारी की विभीषिका से हम लड़ पा रहे हैं, जो विश्व के सबसे अधिक वैक्सीन का निर्माण हम कर रहे हैं, 1952 में किंगस्टन में पहली लेबोरेटरी स्थापित कर दी थी पंडित नेहरू ने। आज सवाल वो है ही नहीं जो ये खड़ा कर रहे हैं। सबसे पहले शशि शेखर जी से मैं विनम्रता पूर्वक इस बात का अपना असहमति प्रकट करता हूं जो उन्होंने कही। आर्टिकल 370 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का एक्सेशन हुआ। 5 मार्च 1948 को राजा सिंह ने घोषणा की कि 2 विधान और 2 निशान रहेंगे कश्मीर में। 15 और 16 मई 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल्ली निवास पर आर्टिकल 370, जिसको 36A कहा गया था, उसका फाइनल निगोशिएशन हुआ। 26 जनवरी 1950 को आर्टिकल 370 आया। वेयर वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी हस्ताक्षर के बगैर संविधान नहीं आ सकता था। उन्होंने कभी भी आर्टिकल 370 को लेकर इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने लियाकत अली पैक्ट को लेकर इस्तीफा दिया अप्रैल 1950 में। वो इस बात से सहमत थे। दूसरी बात इन्होंने कही तो साहब लोकसभा का जवाब देख लीजिए। 27 सितंबर 1955 को पंडित नेहरू ने ऑफिशियली रिकॉर्ड पर यह बात कही जैन प्रकाश के सवाल पर कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कोई भी प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता का भारत के पास नहीं था। एक बड़ा आरोप और लगाते हैं कि स्वयं को भारत रत्न दे दिया। उसका जवाब 15 जुलाई 1955 को राजेंद्र प्रसाद जी ने दिया कि 1 माह की सोवियत संघ की यात्रा से प्रधानमंत्री आए थे, उनको सूचना दिए बगैर मैंने भारत रत्न की एक कार्यक्रम में घोषणा की। और वो कहते हैं उस कार्यक्रम में कि लोग इसे असंवैधानिक कहेंगे, लेकिन मैं स्वयं को रोक नहीं सकता भारत के महान प्रधानमंत्री को यह भारत रत्न देने के लिए। जहां तक बात इन्होंने कही कि पंडित नेहरू को चुना नहीं गया, तो उस समय महात्मा गांधी ने कहा था, यह बात सही है, आचार्य कृपलानी, सीतारमैया, पंडित नेहरू ये उम्मीदवार थे अध्यक्ष बनने के कांग्रेस के, क्योंकि यह तय हुआ था कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। और 3-4 बार महात्मा गांधी के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता कांग्रेस की लेने से इनकार किया। ये गांधी जी ने कहा 1929, 1936, 1939 में। और साथ में ये बता दूं, जब पूछा गया महात्मा गांधी से कि आपने पंडित नेहरू का ही चुनाव क्यों किया, तो उन्होंने कहा हमारी बैलगाड़ी के 2 पहिए हैं। एक की अंतरराष्ट्रीय ख्याति है नेहरू की, जो अंग्रेजों से अच्छे से डील कर सकता है। उन्होंने कहा हैरो का विद्यार्थी, कैम्ब्रिज का स्नातक और
लंदन का बैरिस्टर अंग्रेजों से अच्छे से डील कर सकता है और हिंदुस्तान की जड़ों को पटेल अच्छे से समझते हैं, इसलिए दोनों हमारी बैलगाड़ी के पहिए जो भारत को अग्रणी भूमिका लेंगे। तो ये विश्वमन इसलिए करते हैं क्योंकि इतिहास की इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे बताइए, जिसने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव जिस दरअसल इतिहास में आप लोगों ने दर्ज उन्हीं लोगों को कराया जिनको आपने चाहा। कई लोगों को दरकिनार कांग्रेस ने किया और ये सवाल उठता है आपके खिलाफ। अब रिजेश जी इसका जवाब दीजिएगा एक बार। शिरीन, मैं एक बात बस बोलूं। शिरीन जी, अभय, मैं आती हूँ शशि जी आपके पास। एक सेकंड का टाइम। शशि जी पहले बोलेंगे या मैं बोलूं पहले? अब निजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर शशि शेखर जी के पास। हाँ, मैं शिरीन जी, बड़ी साफ सी बात है। मैंने अभी 3 घटनाएं बताई। धारा 370 के बारे में भी बड़े साफ से बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा है कि पंडित नेहरू ने कहा और शेख अब्दुल्ला को कहा जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर को मना लो। और बाबा साहब अम्बेडकर के पास जब शेख अब्दुल्ला गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने देश के साथ ये गद्दारी नहीं कर सकता हूं जो तुम प्रस्ताव लेके आए हो। जिस दिन धारा 370 पर बहस हुई, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा की मीटिंग में नहीं गए। ये एकमात्र सिर्फ शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच का मसला था। बाकी आप कह सकते हैं कि बाकी सारे लोग भी थे। आप संविधान सभा की बहसों में पढ़िए जाकर के, वहां कितने लोग बोलते थे। अभी शशि शेखर जी ने कहा पुरुषोत्तम दास टंडन अगर जवाहरलाल नेहरू से नहीं बनी तो उनका क्या हाल हुआ, और बहुत सारी बातें हैं। पेपर्स ऑफ पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जो पीए थे, उनकी वो किताब पढ़िए जो सारे उन्होंने लिखे हैं। ये सब बातें सिर्फ बिना किसी उसके नहीं है। और जहां तक लेबोरेटरी की बात है, कोरोना की बीमारी से पहले भारतवर्ष में सिर्फ एक सेकंड 10 सेकंड एक लेबोरेटरी थी। आज कितनी लेबोरेटरी है हमारे पास? ठीक है, शशि शेखर जी। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा। अभय दुबे जी ने कहा 370 में 370 का नाम नहीं लिया। मैंने कहा कश्मीर को हफ्ते में उनसे भूल हुई। शेख अब्दुल्ला को उन्होंने गिरफ्तार किया, बाद में उन्होंने कहा था ये मुझसे भूल हुई है। नेहरू जी ने, मैं 370 की बात मैंने न की न लिखी। ठीक है अभय जी, जल्दी से लास्ट कमेंट, मुझे फिर उसके बाद क्लोजिंग। आखिरी बात, लोग बंच ऑफ थॉट, विचार नवनीत, गुरु गोलवलकर क्या लिख रहे हैं जानते हैं? वो पंडित नेहरू से मुलाकात के बाद, पंडित नेहरू एक महान पुरुष थे और महान भावना से आविष्ट होकर बोला करते थे। लंबी 2 घंटे की चर्चा गुरु गोलवलकर की हुई और वो हिंदुत्व पर हुई, और वो उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात को रेखांकित की। ये तो मोदी सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीते 7 सालों से ये षड्यंत्र कर रही है, मगर ठीक है अभी मेरे पास वक्त इतना ही था, माफ कीजिएगा मैं रुकूंगी आपको यहाँ पर। मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।